दोस्तों, वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पीवाईक्यूज प्रैक्टिस फॉर सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन से क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा, आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे वो सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस यूनिट नंबर 1 यानी बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन है। और जो पेपर हमारा जून 2020 शिफ्ट 2 के अंदर हुआ था, इस पेपर के अंदर इस यूनिट से जितने भी क्वेश्चन आए हैं आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस पूरे पेपर को अगर एक बार देखा जाए तो इसमें पार्ट बी के अंदर भी 6 क्वेश्चन आए हैं और पार्ट सी के अंदर भी 6 क्वेश्चन आए हैं। जनरली पार्ट बी के अंदर 4 क्वेश्चन आते हैं और पार्ट सी के अंदर 6, लेकिन इस पेपर के अंदर 6 ही क्वेश्चन पार्ट बी के हैं और 6 ही पार्ट सी के हैं। तो ये सभी सारे क्वेश्चन जो हैं आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट बी के पहले क्वेश्चन से, जिसका आईडी है 21। क्वेश्चन आपको दिया है, प्लॉट विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सिस इज ड्रॉ टू एग्जिबिट एंजाइम इनहिबिशन काइनेटिक अप्लाइंग द डिक्सन प्लॉट। ये क्वेश्चन आया हुआ है एंजाइम के इनहिबिशन से और पूछा है कि एंजाइम इनहिबिशन का जो काइनेटिक्स हम पढ़ते हैं डिक्सन प्लॉट को इस्तेमाल करके, तो उसके वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर क्या होता है ये आपको बताना है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो अ प्लॉट ऑफ 1/v वर्सेस i इज कॉल्ड द डिक्सन प्लॉट। यानी ये डिक्सन प्लॉट का मतलब ये डिक्सन प्लॉट है और यहाँ x एक्सिस पर होता है i का मतलब है द कंसंट्रेशन ऑफ द इनहिबिशन, और जो इनहिबिटर है उसका कंसंट्रेशन, और y पर रहता है जो वेलोसिटी है उसका इन्वर्स, यानी 1/v तो रहेगा y पर, और जो भी इनहिबिटर है उसका कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है वो रहेगा x पर, और ये Ki होता है इनहिबिशन कांस्टेंट। तो यहाँ पर इस तरीके से हम डिक्सन प्लॉट को पढ़ते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी हम देख के आए हैं कि डिक्सन प्लॉट के लिए एक्सिस पर आप क्या लेते हैं, 1/v एंड i, यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो 1/v होगा y पर और i होगा x एक्सिस पर। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन आईडी है 22, आपको दिया है Which one of the following enzyme present in erythrocytes help bypass the first step of ATP formation in glycolysis? जब आरबीसी ग्लाइकोलिसिस करते हैं उस दौरान जो एटीपी की फॉर्मेशन होती है, जो फर्स्ट स्टेप होता है एटीपी फॉर्मेशन का, उसको बाईपास कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है ये एक अलग बात है, लेकिन कैसे किया जाता है वो आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो यहाँ आपको बताना है कि कौन सा एंजाइम है इन चारों में से जो हेल्प करता है इस स्टेप को बाईपास करने के लिए, उसको स्किप करने के लिए। तो चलिए मैं आपको उसका आंसर बता देती हूँ। आपने अगर ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ा है तो यहाँ हम देखते हैं कि जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन होता है वो कन्वर्ट होता है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में, और ये ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट फिर कन्वर्ट होता है 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट में, और ये 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट फिर कन्वर्ट होता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। तो ये तो है जो नॉर्मल ग्लाइकोलिसिस चलता है, लेकिन आरबीसी के अंदर ये जो 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट होता है इसको डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं किया जाता इनटू द 3-फॉस्फोग्लिसरेट। इसको पहले कन्वर्ट किया जाता है 2,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट में। ये क्या था, ये 1,3-बिस-फॉस्फो था और इसको कन्वर्ट कर दिया गया 2,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट में, और फिर 2,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट को कन्वर्ट किया जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में, और ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट फिर आगे ग्लाइकोलिसिस को कंप्लीट करता है। तो यहाँ पर ये जो एटीपी की फॉर्मेशन हुई है ये फर्स्ट स्टेप है एटीपी का, जहाँ पर फॉर्म होती है। मतलब ग्लाइकोलिसिस में 2 स्टेप्स ऐसे होते हैं जहाँ पर हम एटीपी देते हैं, और 2 स्टेप ऐसे होते हैं जहाँ पर हम एटीपी मिलता है। तो ये वो फर्स्ट स्टेप है जहाँ पर एटीपी की फॉर्मेशन होती है, लेकिन आरबीसी के अंदर इस स्टेप को ही स्किप कर दिया जाता है ताकि इस मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो सके, दैट इज 2,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट। और ऐसा इसलिए क्योंकि 2,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट जो होता है उसका कारण भी मैं आपको बता देती हूँ। हमें पता है कि जो आरबीसी होती है उसके पास है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन बाइंड करता है ऑक्सीजन से ताकि उसको पूरे सेल के अंदर मतलब पूरी बॉडी के अंदर कैरी किया जा सके। लेकिन जहां पर उसको अनलोड करना है, मतलब जहां ऑक्सीजन देना है, वहां हम चाहते हैं कि हीमोग्लोबिन से जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है वो उससे रिमूव हो जाए, क्योंकि जितना जल्दी ये इससे रिमूव होगा उतना जल्दी ही ये आरबीसी टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन को अनलोड कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है 2,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट ये जाकर हीमोग्लोबिन से बाइंड कर लेता है और इसकी जो एफिनिटी है ऑक्सीजन के साथ में उसको कम कर देता है ताकि ऑक्सीजन यहाँ से अलग हो जाए और टिश्यूज के अंदर या फिर किसी सेल के अंदर चला जाए। इसीलिए आरबीसी के अंदर इस मॉलिक्यूल को बनाया जाता है, और इसे बनाने के लिए ये स्टेप मिस होता है, मतलब नहीं करना पड़ता। तो इसको स्किप करने के लिए एंजाइम है बिस-फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, इसका इस्तेमाल किया जाता है।
और फिर 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट को फिर से कन्वर्ट किया जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट में विद द हेल्प ऑफ बिस फॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फेटेज। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा है इस एंजाइम के बारे में कि इस स्टेप को कौन स्किप कराता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, देखो यहाँ पर बिस फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज इज द एंजाइम जो कि फर्स्ट स्टेप ऑफ एटीपी फॉर्मेशन को स्किप करने में हेल्प कराता है। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन आईडी है 23। If the pyrrolidine ring of proline is reduced to a linear form, the new amino acid will have। जो प्रोलीन होता है उसकी जो रिंग है अगर उसको ब्रेक कर दिया जाए तो जो नया अमाइनो एसिड आपको मिलेगा वो कैसा होगा, उसके पास इन चारों में से कौन सी प्रॉपर्टी होगी। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए प्रोलीन का जो स्ट्रक्चर है। तो ये देखो प्रोलीन का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। यहाँ पर NH है, ये C अल्फा है, इससे लगा होता है C डबल बॉन्ड OH यानी कि COOH लगा होता है, यहाँ NH होता है और यहाँ हाइड्रोजन होता है। और इसकी जो R चेन होती है वो R चेन इस नाइट्रोजन के साथ में रिंग की फॉर्मेशन कर लेती है इस तरीके से यहाँ पर। तो देखो C और C के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं साई एंगल, और C मतलब C अल्फा और N के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं फाई एंगल। तो यहाँ पर ये जो साई एंगल है इसके रोटेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये जो फाई एंगल होता है इस रिंग के कारण इसके रोटेशन में रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, ये अपने आप को रोटेट ही नहीं कर पाता क्योंकि ये रिंग बनी हुई है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि अगर इस रिंग को ही ब्रेक कर दिया जाए तो क्या होगा। तो देखो अगर इस रिंग को ब्रेक किया जाता है तो ये बॉन्ड हमें ब्रेक करना होगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसी फॉर्म हो जाएगी, NH ऐसे रहेगा, C अल्फा ऊपर हाइड्रोजन है, यहाँ COOH है, और ये जो जैसे बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो ये कुछ इस तरीके से स्ट्रेट चेन बन जाती है, मतलब ये पूरा आके इधर स्ट्रेट हो जाएगा ऐसे। तो ये एंगल तो ऑलरेडी फ्री था ही, अब ये जो फाई एंगल है, ये जो फाई एंगल है ये भी अपने आप को रोटेट कर पाएगा अच्छे से, ठीक है। तो जैसे ही इस रिंग को हम ब्रेक करते हैं और जो हमें न्यू अमाइनो एसिड मिलता है उसमें हम पाएंगे कि वो काफ़ी रिलैक्स होता है, इसका ये वाला जो एंगल है काफ़ी रिलैक्स होता है एज कंपेयर टू द प्रोलीन, ठीक है। तो चलिए इसको मैच कर लेते हैं। देखिए थर्ड स्टेटमेंट में दिया है कि अगर ऐसा होता है तो वहां पर जो साई एंगल है वो काफ़ी रिलैक्स रहेगा एज कंपेयर टू प्रोलीन, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईडी है 24, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, साइंटिस्ट के नेम है, उन्होंने क्या डिस्कवर किया है वो आपसे पूछा है। तो देखिए एक अच्छा मैं उसको बता ही देती हूँ डायरेक्टली। जो लिनस पॉलिंग है उन्होंने डिस्कवर किया था मॉडल ऑफ अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स जो होता है प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर का पार्ट है अल्फा हेलिक्स, उसको डिस्कवर किया था लिनस पॉलिंग ने। और जो एमिल फिशर हैं उन्होंने लॉक एंड की मॉडल, जो एंजाइम के लिए हम पढ़ते हैं लॉक और की मॉडल, वो दिया था एमिल फिशर ने। जो जॉन कैंड्रयू हैं उन्होंने बताया था मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, जो मायोग्लोबिन है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हमें बताया था जॉन कैंड्रयू ने। इसके बाद जो क्रिश्चियन और एनफिंसन है उन्होंने बताया था सीक्वेंस एंड स्ट्रक्चर और रिलेशनशिप, मतलब कि जो सीक्वेंस है प्रोटीन के अंदर, जो स्ट्रक्चर है उनका क्या रिलेशन है वो हमें बताया था क्रिश्चियन एनफिंसन ने, ठीक है। चलिए तो इनको मैच कर लेते हैं। लिनस पॉलिंग ने क्या दिया था, मॉडल ऑफ अल्फा हेलिक्स। फिशर ने क्या दिया था, लॉक एंड की मॉडल। जो जॉन कैंड्रयू थे उन्होंने बताया था हमें मायोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के बारे में, और क्रिश्चियन फिंसन ने हमें बताया था अबाउट द सीक्वेंस स्ट्रक्चर रिलेशनशिप, ठीक है। तो यानी ए का है सेकंड और बी का है थर्ड, ए का है सेकंड और बी का है थर्ड, सी का है 1, डी का है 4, यानी सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन आईडी है 25। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम डोनर सच एज NADH एंड FADH टू O2 अकर इन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया गया है। ये जो NADH होते हैं, ये जो FADH2 होते हैं, इनके पास होते हैं इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया गया है O2 को, तो वो कहाँ मिलता है। तो ये जो वर्ड आया है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हम पढ़ते हैं कि फोटोसिंथेसिस के अंदर भी होता है और रेस्पिरेशन में भी हम पढ़ते हैं। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि NADH FADH2 से O2 में जाना, तो फोटोसिंथेसिस में O2 के पास नहीं जाता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब रेस्पिरेशन का लास्ट पार्ट हो रहा होता है उस दौरान O2 के पास जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया ओनली। केवल माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऐसा होता है कि NADH FADH2 से इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन के पास जाते हैं। सो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी है 26 दिया है, जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वाज एनालाइज्ड बाय कोट कर्व एनालिसिस, हाईली रिपीटेड सीक्वेंस रिप्रेजेंट 30% ऑफ द टोटल जीनोम फ्रैक्शन, द कोट वैल्यू ऑफ द हाईली रिपीटेड सीक्वेंस वाज फाउंड टू बी 0.001 mole nucleotide per liter. What would be the actual coat value in mole nucleotide per liter of the highly repeated sequence? आपको कहा है कि किसी भी जीनोम के बारे में अगर हमें स्टडी करनी है तो हम कोट कर्व को देखते हैं कि कोट कर्व कैसा आया हुआ है, और फिर आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दी है कि एक ऐसा जीनोम जो जिसमें कि हाईली रिपीटेड सीक्वेंस, मतलब कोई भी आपके पास जीनोम है और उसमें जो हाईली रिपीटेड सीक्वेंस है वो उसका 30% होता है, यानी किसी भी जीनोम का 30% पार्ट ऐसा होता है जो हाईली रिपीटेड होता है। फिर आपसे कहा है, थर्ड इन्फॉर्मेशन आपको बताई है कि कोई भी ऐसा जीनोम जिसके अंदर हाईली रिपीटेड सीक्वेंस 30% है उसका कोट वैल्यू होता है 0.001। अब आपसे पूछा क्या है, तीन इंफॉर्मेशन दी है कि कोट कर्व से हम एनालाइज करते हैं जीनोम के, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम को। सेकंड आपको बताया है कि हाईली रिपीटेड सीक्वेंस 30% होता है किसी भी जीनोम के अंदर, और थर्ड आपको बताया है कि हाईली रिपीटेड सीक्वेंस जो होता है जीनोम के अंदर उसका कोट वैल्यू 0.001 है। अब आपसे तीन इंफॉर्मेशन देके पूछा है कि हाईली रिपीटेड सीक्वेंस का कोट वैल्यू कितना होगा। तो अब सारा समझने के बाद ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया है। देखिए हमें बताया है कि हाईली रिपीटेड सीक्वेंस का जो कोट वैल्यू होता है वो 0.001 है, और हाईली रिपीटेड सीक्वेंस है कितना, 30%। तो 30% का मतलब है 30/100। बस आपको इसे कैलकुलेट करके आंसर निकालना है। तो आप इसको पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएंगी 3 zeros, इस जीरो से ये जीरो चला गया तो ऊपर बचा 3, नीचे है 1000, यानी कि आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0.003 हो जाएगा। सो दैट विल बी द कोट वैल्यू ऑफ द हाईली रिपीटेड सीक्वेंस। तो मैच कर लेते हैं इसको। देखिए 0.003 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो पार्ट बी के सारे क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट सी के क्वेश्चन की। क्वेश्चन आईडी है 71, द हिल इक्वेशन एंड इट्स प्लॉट डिस्क्राइब द फॉलोइंग एंजाइम काइनेटिक बिहेवियर। मतलब यहाँ आपको बताना है कि जो हिल इक्वेशन होती है और जो हिल प्लॉट होता है वो हमें क्या बताता है, काइनेटिक्स के बारे में, एंजाइम की काइनेटिक्स के बारे में हमें क्या बताता है। तो देखो फर्स्ट में दिया है सैचुरेशन काइनेटिक्स, सेकंड में दिया है कोऑपरेटिव काइनेटिक्स। तो सैचुरेशन काइनेटिक हमें बताता है जो मेंशन और जो माइकलिस मेंशन का जो इक्वेशन है, जो प्लॉट है, जो ग्राफ है, वो हमें बताता है सैचुरेशन काइनेटिक के बारे में। ये जो हिल इक्वेशन है ये हमें बताता है कोऑपरेटिव काइनेटिक्स के बारे में। जो एलोस्टेरिक एंजाइम होते हैं, जो एलोस्टेरिक एंजाइम होते हैं, स्टेरिक एंजाइम जो होते हैं बेसिकली ये इनके बारे में बताता है। एलोस्टेरिक एंजाइम क्या होते हैं, जिनके पास दो साइट होती है, एक एक्टिव साइट फॉर द सबस्ट्रेट और एक और साइट होती है रेगुलेट करने के लिए उस पूरे एंजाइम को, जिसको हम बोलते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम। तो वो एंजाइम कैसे काम करते हैं उनके बारे में हमें बताती है हिल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर कोऑपरेटिव काइनेटिक्स बताता है हिल इक्वेशन और हिल प्लॉट, ना कि सैचुरेशन काइनेटिक। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। अब बात करते हैं सी की और डी की। अगर आपने इसके प्लॉट के बारे में पढ़ा है तो ये दोनों बातें आप आराम से बता सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा भी है कि जो हिल इक्वेशन है इज यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग द डिग्री ऑफ कोऑपरेटिविटी ऑफ द लिगेंड बाइंडिंग टू द एंजाइम और रिसेप्टर। मतलब वो जो लिगेंड है जो बाइंड करेगा अपने रिसेप्टर से या फिर एंजाइम से, उसकी जो कोऑपरेटिविटी है उसके बारे में हमें बताती है हिल इक्वेशन। अ हिल प्लॉट वेयर द एक्स एक्सिस इज द लॉगरिथम ऑफ द लिगेंड कंसंट्रेशन एंड द वाई एक्सिस इज द ट्रांसफॉर्म्ड रिसेप्टर ऑक्यूपेंसी। एक्स एक्सिस पर होता है लॉगरिथम ऑफ द लिगेंड कंसंट्रेशन, यानी जो सबस्ट्रेट है आपके पास उसका कंसंट्रेशन कितना है लॉगरिथम में, वो आपको एक्स एक्सिस पर डिफाइन करना होता है, और वाई पर आप बताते हैं एंजाइम की कंडीशन के बारे में। तो यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि log v और v अपॉन log v max माइनस v, तो ये तो होता है वाई एक्सिस पर, और log s यानी कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट ये होता है एक्स एक्सिस पर। तो चलिए इसको मैच कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर log vi max माइनस vi से मतलब है कि अगर यहाँ पर इनिबिशन हो जाता है, इनिबिटर आ जाता है तो vi हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि log vi अपॉन v max माइनस vi वर्सेस log s, तो एक्सिस पर होती हैं ये चीज़ें। तो यानी हमारा सी ऑप्शन भी सही हो जाएगा, डी हो जाएगा गलत। तो बी सही है, सी सही है, यानी कि द सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी है 72, दिया है इन रेगुलेटिंग द क्वांटिटी ऑफ एंजाइम इट्स डिग्रेडेशन प्ले अ पाइवटल रोल, फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड टू रिप्रेजेंट द डिग्रेडेशन ऑफ एंजाइम इन 26 प्रोटियोसोम्स। तो सेल के अंदर एंजाइम के लेवल को मेंटेन करने के लिए वहां पर एक पाथवे चलता है जिसको बोलते हैं 26 प्रोटियोसोमल पाथवे। यानी अगर कोई एंजाइम बन गया है, उसका काम भी खत्म हो गया है सेल के अंदर, तो अब उसको डिग्रेड कर दिया जाता है और डिग्रेड करते हैं इस पाथवे की हेल्प से। तो ये जो पाथवे होता है उसके अंदर एक मशीन होती है जिसको बोलते हैं 26 प्रोटियोसोमल मशीन, जिसका काम होता है उस एंजाइम को डिग्रेड करने का। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा है उसी मशीन के रिगार्ड में पूछा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है द एक्टिव साइट्स ऑफ द प्रोटियोलाइटिक सब यूनिट फेस एक्सटीरियर ऑफ द प्रोटियोसोम सिलेंडर। यानी कि ये जो मशीन आपको दिखाई दे रही है ये 26 प्रोटियोसोमल मशीन है। यहाँ पर इसके पास एक सिलेंड्रिकल पार्ट होता है जिसके अंदर एंजाइम को या प्रोटीन को डाला जाता है और फिर यहाँ अंदर उसको डिग्रेड करके फिर बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जहाँ अंदर उसको तोड़ा गया है, ब्रेक किया गया है, इसको बोलते हैं प्रोटियोलाइटिक सब यूनिट। तो ये जो प्रोटियोलाइटिक सब यूनिट है ऑब्वियसली वो अंदर की साइड होंगी। जैसे देखो ये कोई भी सिलेंडर है जिसके अंदर हमें एंजाइम को या फिर प्रोटीन को डिग्रेड करना है, तो जितनी भी सब यूनिट इसके पास होती हैं जिनका काम होता है ब्रेक करने का, तो वो क्या होंगी, वो अंदर की साइड होंगी, ना कि वो एक्सटीरियर होंगी। तो यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा है एक्सटीरियर, ये गलत कर देता है पूरी स्टेटमेंट को। इसमें देखो मैं फिर से रीड कर देती हूँ, उसमें लिखा है कि वो सब यूनिट जो कि ब्रेक करेगी, उस एंजाइम का डिग्रेडेशन करेगा, वो एक्सटीरियर होता है उस सिलेंडर के। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। सेकंड में लिखा है द एक्टिव साइट ऑफ द प्रोटियोलाइटिक सब यूनिट फेस इंटीरियर टू द प्रोटोसोम सिलेंडर। तो यहाँ पर ये जो सिलेंडर है जिसके अंदर डिग्रेड करेंगे, उसकी जो सब यूनिट्स होती हैं जिनका काम होता है ब्रेक करने का, वो इंटीरियर होती हैं, अंदर की साइड होती हैं। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी सही। आगे लिखा है डिग्रेडिंग एंजाइम आर टारगेटेड टू एक्सटीरियर ऑफ प्रोटियोसोम बाय कोवेलेंट अटैचमेंट ऑफ वन और मोर मॉलिक्यूल ऑफ द यूबिक्यूटिन। यानी कि इसमें कहा है कि जिस एंजाइम को हमें डिग्रेड करना है तो वो टारगेट किया जाता है एक्सटीरियर ऑफ द प्रोटियोसोम बाय कोवेलेंट अटैचमेंट ऑफ वन और मोर मॉलिक्यूल ऑफ यूबिक्यूटिन। यानी इसमें कहा है कि आपके पास कोई भी एंजाइम है जिसको डिग्रेड करना है, तो उसके ऊपर पहले लगाया जाता है कुछ फैक्टर जिसका नाम है यूबिक्यूटिन। तो यहाँ पर पहले बहुत सारे यूबिक्यूटिन लगा दिए जाते हैं। इस यूबिक्यूटिन की हेल्प से ही ये मशीन इस एंजाइम को रिकॉग्नाइज कर पाती है कि इसे डिग्रेड करना है। तो ये जो एंजाइम है जिसके पास अब ये सारे मार्क हैं उसको डिग्रेड करने के, तो वो यहाँ पर उसके अंदर डाला जाएगा, ना कि बाहर। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऑब्वियसली बात है कि हमें अगर किसी प्रोटीन को डिग्रेड कराना है तो उसे हमें अंदर डालना होगा, ना कि उसे हम बाहर रखेंगे। ठीक है, तो हमारे स्टेटमेंट में कहा है कि जो एंजाइम डिग्रेड करना है उसको प्रोटियोसोम के बाहर टारगेट किया जाता है, एक्सटीरियर रहता है वो। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। डिग्रेडिंग एंजाइम आर टारगेटेड टू इंटीरियर ऑफ द प्रोटियोसोम बाय कोवेलेंट अटैचमेंट ऑफ द वन और मोर मॉलिक्यूल ऑफ द यूबिक्यूटिन। यानी उस एंजाइम के ऊपर हम कोवेलेंटली अटैच कर देंगे बहुत सारा यूबिक्यूटिन और उसके बाद उस सिलेंडर के हम अंदर डालेंगे उसको, तब जाकर उसका डिग्रेडेशन होगा। तो यानी फोर्थ स्टेटमेंट सही है। तो बी सही है और डी सही है, यानी कि द थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी है 73। In classical Anfinsen protein folding experiment, the enzymatically active ribonuclease is treated with the beta-mercaptoethanol and 8 mole of urea, following which the preparation was। यानी यहाँ पर आपको बताया है एनफिंसन का जो प्रोटीन फोल्डिंग को लेकर एक्सपेरिमेंट हुआ था उसके बारे में बताया है, और यहाँ आपको 4 स्टेटमेंट दी गई हैं। और फिर आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप विल लीड टू द रीगेनिंग ऑफ द फुल एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ द राइबोन्यूक्लियस। यानी जब राइबोन्यूक्लियस को इन दोनों फैक्टर से ट्रीट किया गया है तो वो इनएक्टिव हो जाता है, मतलब फंक्शन नहीं कर पाता। तो इन चारों में से कौन सा स्टेप ऐसा है या फिर कौन कौन सा स्टेप्स ऐसे हैं जो कि उस एंजाइम की एंजाइमेटिक एक्टिविटी को फिर से रीगेन करवा सकते हैं। तो ये है एनफिंसन का जो प्रोटीन फोल्डिंग वाला एक्सपेरिमेंट है, वहां से क्वेश्चन आया है। तो अगर एक बार इस एक्सपेरिमेंट को हम देखें तो होता क्या है इसमें, बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले ये एक नेटिव राइबोन्यूक्लियस है जो कि अपने अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर हमने ऐड कर दिया है बीटा मरकैप्टोइथेनॉल और साथ साथ में यूरिया, तो यहाँ देखने को मिला है कि सारी फोल्डिंग जो है उसकी ब्रेक हो जाती है, मतलब जितने भी बॉन्ड बने हुए हैं, फोल्डिंग हो रखी है, वो सब ब्रेक हो जाती है और ये हो जाता है इनएक्टिव, यानी कि ये डीनेचर्ड हो जाता है राइबोन्यूक्लियस। लेकिन फिर देखा गया कि अगर आप इन दोनों फैक्टर को एक साथ हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो ये जो राइबोन्यूक्लियस है एग्जैक्टली अपनी जो जितना भी कन्फर्मेशन है या फिर जो जितनी भी उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी है उनको रीगेन कर लेता है।
ठीक है। तो एक तो ये एक्सपेरिमेंट देखा गया। दूसरा फिर देखा गया कि अगर आप इन दोनों को एक साथ नहीं हटाते हैं, अलग अलग हटाते हैं तो क्या होगा। तो एक बार किया कि यूरिया को तो रखा वहीं पर, लेकिन जो बीटा मरकैप्टोइथेनॉल है उसको रिमूव कर दिया। तो रिमूव करने पर देखा गया कि वहां पर जो डाइसल्फाइड बॉन्ड बने हैं वो रेंडमली फॉर्म हो गए हैं, यानी कि जो नेटिव फॉर्म में थे ऐसे ना फॉर्म होकर किसी ने भी किसी के साथ फॉर्म कर लिया है। तो यहां पर ये इनएक्टिव रहता है क्योंकि राइबोन्यूक्लियेज ने क्या किया है, रेंडमली फॉर्म कर लिए हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो फिर इतना होने के बाद वहां से जो यूरिया था उस यूरिया को भी हटा दिया और साथ में थोड़ा सा अमाउंट वहां पर बीटा मरकैप्टोइथेनॉल का भी ऐड किया गया, इसलिए ताकि जो रेंडमली फॉर्म हुए हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड वो ब्रेक हो जाएं और फिर से नए फॉर्म हो जाएं जो कि उसकी पहली स्ट्रक्चर में थे। तो ऐसा करने पर देखा गया कि इसने फिर से अपनी जो नेटिव उसकी जो मतलब स्ट्रक्चर थी उसको रीगेन कर लिया है। तो ये था एनफिंसन का एक्सपेरिमेंट। तो यहां पर अगर हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया हुआ है डायलाइज टू रिमूव द बीटा मरकैप्टोइथेनॉल एंड 8 मोल यूरिया, यानी कि हमारे स्टेटमेंट में दिया है कि यदि हम वहां से इन दोनों फैक्टर को हटा देते हैं तो वो अपने स्ट्रक्चर को रीगेन कर लेगा। ऑब्वियसली कर सकता है, अभी हमने देखा भी है कि अगर हम इन दोनों को हटा देते हैं तो वो स्ट्रक्चर को रीगेन कर लेता है, या फिर अगर हम उनको अलग अलग से भी हटाते हैं तो भी वो अपने स्ट्रक्चर को रीगेन कर सकता है। यहाँ तो हमने दोनों को एक साथ हटाया है तो उसने तुरंत अपनी स्ट्रक्चर को रीगेन कर लिया है, लेकिन अगर हम धीरे धीरे हटाते हैं, मतलब हमने एक फैक्टर को रखा है दूसरा हटाया है तो ये स्ट्रक्चर मिली है, उसके बाद फिर हमने दूसरे फैक्टर को भी हटा दिया है लेकिन जो पहला फैक्टर हटाया था वो थोड़ा सा और दिया है तब जाकर हमें ये स्ट्रक्चर मिली है। तो ऐसा भी हो सकता है, दो क्राइटेरिया है यहाँ पर रीगेन करने के। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट में ये हमें नहीं बताया है कि दोनों फैक्टर एक साथ हटाए हैं, ठीक है। अगर दोनों फैक्टर एक साथ हटाए गए हैं तो फर्स्ट स्टेप ही काफी है इसकी स्ट्रक्चर को रीगेन करवाने के लिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए ओनली। लेकिन यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट में ये मेंशन नहीं है कि दोनों फैक्टर को बिल्कुल एक साथ हटाया गया है। तो अगर ये मेंशन नहीं है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अलग अलग हटाया गया है, यानी पहले यूरिया को रखा गया, केवल ये जो फैक्टर है उसे हटाया गया है, उसके बाद फिर इसको भी हटा दिया है, लेकिन डाइसल्फाइड बॉन्ड रेंडमली फॉर्म हुए हैं तो थोड़ा सा अमाउंट हमें फिर से इसका भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो सी स्टेटमेंट है उसमें देखो लिखा है ट्रेस अमाउंट ऑफ बीटा मरकैप्टोइथेनॉल वाज एडेड टू द डायलाइज सैंपल, यानी अगर यूरिया को पहली बार रखा है और केवल इस फैक्टर को हटाया है तो वहां पर हमें ये अमाउंट भी देना पड़ेगा, तब जाकर ही वो अपने स्ट्रक्चर को रीगेन कर पाएगा। तो यानी कि पहले ए वाला फैक्टर होगा और फिर ए के बाद हमें सी देना पड़ेगा यदि हम चाहते हैं कि वो अपने स्ट्रक्चर को रीगेन कर ले। सेकंड में लिखा है द सैंपल वाज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज इन 8 मोल यूरिया आफ्टर डायलिसिस। तो ये स्टेटमेंट किसी भी तरीके से हमारी हेल्प नहीं करेगा स्ट्रक्चर को रीगेन करने में, इसमें इंफॉर्मेशन ही नहीं दी है इसके बारे में, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। डी में लिखा है 8 मोल यूरिया वाज एडिड टू द डायलाइज सैंपल। यूरिया को हटाना मतलब ऐड नहीं करना है बल्कि हटाना है, तो इसमें एडिंग की बात आई है तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर है कि पहले ए होगा और ए को फॉलो किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ सी, यानी पहले ए स्टेटमेंट को हमें फॉलो करना पड़ेगा, मतलब उसको रिमूव करना है, और उसके बाद जो रैंडमली डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाते हैं उनको फिर से रिमूव करने के लिए हमें थोड़ा सा बीटा मरकैप्टोइथेनॉल फिर से ऐड करना पड़ेगा। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी है 74, दिया है द फॉलोइंग स्टेटमेंट वर मेड रिगार्डिंग द रोल ऑफ प्रोटीन मॉडिफिकेशन। यहाँ पर प्रोटीन मॉडिफिकेशन जो की जाती है, प्रोटीन के ऊपर कुछ चीजें ऐड की जाती हैं, कुछ रिमूव किया जाता है, उसको बोलते हैं प्रोटीन मॉडिफिकेशन। तो प्रोटीन मॉडिफिकेशन का क्या क्या इस्तेमाल है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये आपसे पूछा हुआ है और 4 स्टेटमेंट यहाँ आपको दी हैं। फर्स्ट में लिखा है अटैचमेंट ऑफ द एसिटाइल ग्रुप ऑफ टू द अमाइनो टर्मिनस ऑफ प्रोटीन मेक इट मोर रेजिस्टेंट टू द डिग्रेडेशन। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है कि मानो आपके पास ये कोई भी प्रोटीन है और इस प्रोटीन का ये एन पार्ट है और ये सी पार्ट है, तो यदि उस प्रोटीन के एन पार्ट पर हम एसिटाइल ग्रुप को ऐड कर देते हैं तो जो भी एंजाइम्स हैं जो इस प्रोटीन को डिग्रेड कर सकते हैं वो अब उसे डिग्रेड नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये रेजिस्टेंस हो जाता है टू द डिग्रेडेशन विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडिफिकेशन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ बिल्कुल सही दिया है। अटैचमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप टू प्रोलीन रेजिड्यू स्टेबलाइज द फाइबर ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड कोलेजन। तो अगर आपने कोलेजन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है तो ये स्टेटमेंट आपको बिल्कुल सही लगेगी। होता क्या है कि कोलेजन के अंदर हम जोड़ते हैं प्रोलीन को, लेकिन प्रोलीन को एज सच नहीं ऐड किया जाता है, पहले प्रोलीन के ऊपर जोड़ते हैं OH ग्रुप और फिर उस प्रोलीन को जोड़ा जाता है कोलेजन फाइबर में, तब उसको हम बोल देते हैं हाइड्रोक्सिल प्रोलीन। तो वहां एक एंजाइम होता है जो कि इस प्रोलीन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH को ऐड करता है और फिर इस हाइड्रोक्सिल प्रोलीन को ऐड किया जाता है जो हमारा न्यूली सिंथेसाइज्ड कोलेजन है, जिससे कि वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है।
सी में लिखा है एडिशन ऑफ शुगर मेक प्रोटीन मोर हाइड्रोफिलिक इनेबलिंग प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, यानी कि अगर आप प्रोटीन के ऊपर शुगर को ऐड कर देते हैं तो वो उसको मोर हाइड्रोफिलिक बना देती है। तो ऐसा बिल्कुल सही है, क्योंकि शुगर भी क्या है, हाइड्रोफिलिक नेचर की है, तो जिसके ऊपर भी उसे ऐड किया जाएगा वो उसको भी हाइड्रोफिलिक बना देगी। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। फोर्थ में लिखा है एडिशन ऑफ शुगर मेक प्रोटीन मोर हाइड्रोफोबिक इनेबलिंग द प्रोटीन फोल्डिंग, मतलब शुगर को ऐड करने से प्रोटीन हाइड्रोफोबिक नहीं होगा, क्योंकि खुद शुगर ही हाइड्रोफिलिक है, तो उसके एडिशन से कोई हाइड्रोफोबिक नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, यानी डी गलत है, तो डी गलत है तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, और ए बी सी तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो यानी कि द फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी है 75। यहाँ आपको दिया है द फॉलोइंग स्टेटमेंट वर मेड टू डिस्क्राइब द रोल ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, यानी जो डेल्टा जी होता है उसका रिएक्शन में क्या रोल होता है ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर ये जो डेल्टा जी होता है यानी गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है वो आपको रिएक्शन की फिजिबिलिटी बताती है, यानी कोई रिएक्शन हो पाएगी या नहीं होगी वो आपको बताता है गिब्स फ्री एनर्जी। जबकि अगर रेट की बात करें कि वो जो रिएक्शन है कितने रेट से मूव करती है वो गिब्स फ्री एनर्जी नहीं बताता है, ये केवल फिजिबिलिटी बताता है कि रिएक्शन हो पाएगी या नहीं। तो यहाँ पर जो डेल्टा जी होता है टेल अबाउट द रिएक्शन अकर और नोट, डेल्टा जी डज नॉट गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसके लिए अलग फैक्टर होते हैं जो ये बताएगा कि उसका रेट कितना रहेगा, लेकिन वो रिएक्शन हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी ये हमें बताता है डेल्टा जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी। तो अगर डेल्टा जी नेगेटिव होता है यानी डेल्टा जी की जो वैल्यू है अगर वो नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि वो रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस है, यानी खुद से हो जाएगी, कोई एक्सटर्नल फैक्टर देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर डेल्टा जी की वैल्यू किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब है कि वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, उसको करवाने के लिए हमें बाहर से फैक्टर ऐड करने पड़ेंगे या देने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर ये बातें आपको क्लियर हैं तो आराम से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो रिएक्शन कैन टेक प्लेस स्पॉन्टेनियसली इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव, यानी डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली यानी खुद से हो जाएगी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रिएक्शन कैन टेक प्लेस स्पॉन्टेनियसली इफ डेल्टा जी इज पॉजिटिव, अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है ना कि स्पॉन्टेनियस, तो सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। डेल्टा जी प्रोवाइड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, एग्जैक्टली ये रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, ये हमें बस ये बताएगा कि रिएक्शन होगी या नहीं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। डेल्टा जी एस्टिमेटिंग प्रोवाइड द रेट ऑफ रिएक्शन, नहीं देखिए थर्ड स्टेटमेंट सही है। थर्ड में लिखा है कि जो एजी है प्रोवाइड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, ये बात बिल्कुल सही है कि जो डेल्टा जी होता है वो हमें रिएक्शन के रेट के बारे में नहीं बताता। डी में लिखा है डेल्टा जी एस्टिमेशन प्रोवाइड द रेट ऑफ रिएक्शन, ये गलत है कि डेल्टा जी हमें रेट ऑफ रिएक्शन बताता है, गलत है, नहीं बताता है, सही है। और डेल्टा जी नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस है, पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस नहीं है, यानी कि हमारा ए स्टेटमेंट सही है और सी सही है, तो ए और सी यानी कि फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी है 76, दिया है द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द प्रोपेंसिटी एंड रोल ऑफ अमाइनो एसिड इन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अमाइनो एसिड्स का क्या रोल होता है प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। फर्स्ट लिखा है कि जो एलेनिन है हैज अ हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस इन अल्फा हेलिक्स, जो अल्फा हेलिक्स होते हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा मिलता है एलेनिन, ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ आपको दो फैक्टर याद करने होंगे, हेलिक्स फॉर्मर और हेलिक्स डीफॉर्मर, यानी ऐसे अमाइनो एसिड जो कि हेलिक्स को बनाने में हेल्प करते हैं और ऐसे अमाइनो एसिड जो हेलिक्स को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। तो जो प्रोलिन है और ग्लाइसिन है ये दो ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो कि अल्फा हेलिक्स के स्ट्रक्चर को डिफॉर्म कर देते हैं यानी ब्रेक कर देते हैं। और हेलिक्स फॉर्मर में क्या आता है MALEK, यानी कि M फॉर मिथ्योनिन, A फॉर एलेनिन, L फॉर ल्यूसिन और E होता है ग्लूटामिक एसिड और K है लाइसिन। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो एलेनिन है वो हेल्प करता है हेलिक्स की फॉर्मेशन में, तो यानी फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा सही स्टेटमेंट। बी में लिखा है प्रोलिन हैज अ हाई फ्रीक्वेंसी टू ऑफ अकरेंस इन अल्फा हेलिक्स, नहीं, प्रोलिन सबसे कम देखने को मिलेगा क्योंकि प्रोलिन का अमाउंट अगर ज्यादा होगा तो वो हेलिक्स की फॉर्मेशन हो ही नहीं पाएगी, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। आगे लिखा है द Chi1 डज नॉट अफेक्ट द हेलिक्स प्रोपेंसिटी ऑफ सेरीन, थ्रियोनिन एंड वैलिन। इसमें बताया है, देखो हम सभी जानते हैं कि जो अमाइनो एसिड होता है इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है, कार्बन यहाँ होता है COOH, यहाँ होता है NH और यहाँ लगी होती है इसकी R चेन। तो कार्बन जो अल्फा कार्बन है और ये कार्बन है, इनके बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं साई एंगल।
नाइट्रोजन और अल्फा कार्बन के बीच में जो बनता है उसको बोलते हैं फाई एंगल, और ये जो सी अल्फा है उसकी जो आर चेन के कार्बन है उसके बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं काई एंगल, उसको हम बोलते हैं काई एंगल। तो ऐसे अमाइनो एसिड जिनकी जो आर चेन है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, थोड़ी सी ब्रांच होती है, तो उनका ये जो काई फैक्टर होता है ये भी इन्वॉल्व होता है उनकी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में, यानी कि वो प्रोटीन की फॉर्मेशन में किस तरीके से हेल्प कराएंगे। तो वहां पर ये जो काई वन होता है ये अफेक्ट करता है अगर कोई ऐसा अमाइनो एसिड है जो कि काफी ब्रांच है, या फिर उसमें कोई एरोमेटिक रिंग लगा हुआ है, या फिर उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो उसका जो काई एंगल है वो भी इन्वॉल्व होता है उस प्रोटीन की स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में, ठीक है। लेकिन इसमें लिखा है कि जो काई वन है डज नॉट अफेक्ट द हेलिक्स प्रोपेंसिटी ऑफ सेरीन, थ्रेओनिन, वेलिन, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ऑब्वियसली वो इफेक्ट करता है। डी में लिखा है पेप्टाइड बॉन्ड इन्वॉल्विंग द एन ऑफ प्रोलिन में डिस्प्ले सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अगर हम बात करते हैं प्रोलिन की तो वहां पर सिस और ट्रांस फॉर्म मिलती है, तो अगर कोई ऐसा प्रोटीन है आपके पास जिसमें कि प्रोलिन नहीं है तो वहां पर सिस और ट्रांस का जो रेशो होता है, यानी कि जो बॉन्ड बनेगा, जो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा वो सिस फॉर्म में होगा या ट्रांस फॉर्म में होगा, उसका रेशो होता है 1:1000, यानी कि बहुत ही कम मिलता है। जो सिस फॉर्म होती है वो काफी अनस्टेबल होती है, इसलिए बहुत ही कम ऐसे बॉन्ड देखने को मिलते हैं जो कि सिस फॉर्म में होते हैं। लेकिन अगर उस प्रोटीन के अंदर प्रोलिन आ जाता है तो वहां पर जो रेशो हो जाता है सिस और ट्रांस का वो बिल्कुल ही बराबर हो जाता है, लगभग बराबर, यानी कि अगर 4 टाइम बॉन्ड बना है तो उसमें से 3 टाइम सिस ही बनता है, क्योंकि ये प्रोलिन का जो स्ट्रक्चर है अपने आप को कन्वर्ट करता रहता है सिस और ट्रांस फॉर्म में। तो यहाँ पर सिस फॉर्म का मतलब है कि जो सी अल्फा है और यहाँ पर जो सी अल्फा है अगर वो एक ही डायरेक्शन में है तो उसको बोलते हैं सिस फॉर्म, और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, यानी कि एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। तो इन दोनों की जो स्टेबिलिटी है लगभग बराबर होती है, तो वो सिस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है। तो इस तरीके से ऐसा प्रोटीन जिसके अंदर प्रोलिन का एन जुड़ा होता है वहां पर सिस और ट्रांस का आइसोमेरिज्म देखने को मिलता रहता है, तो यानी ये डी स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। तो हमारा ए सही है और यहाँ पर डी सही है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए, तो सारे क्वेश्चन जितने भी आए हैं इस पेपर के अंदर, आइदर पार्ट बी के हैं, सी के हैं, वो सब हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।